नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टाइम यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम आपका सामने हाजिर हो गए हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सॉल्वी सीरीज लेके। ठीक है, अभी तक हम लोग इसी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और इसी चैप्टर का ही ये आज का जो सीरीज होगा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देर ना करते हैं, हम लोग सीधे देखते हैं पहले क्वेश्चन, फिर आगे की बात करेंगे। कुछ लोग का ऐसा कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे, तो भाई पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कई बार मैं बता चुका हूं आपको, और यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो पहला लेक्चर देख ले। पहले लेक्चर में विवेक सर ने काफी अच्छे तरीके से समझाया कैसे पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान 311 वोल्ट है तो उसका आरएमएस मान कितना होगा, उसका आरएमएस मान आपको बताना है। तो देखो, ये उच्चतम मान बोले या बोले आपको शिखर मान, उच्चतम मान बोले, ठीक है, या आपको बोले शिखर मान, ठीक है, या फिर बोले आपको पीक मान। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है, चाहे उच्चतम बोले, चाहे शिखर मान बोले, चाहे पीक वैल्यू बोले। ठीक है, आप लोग जानते हो कि वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी पीक अपॉन रूट टू, वी पीक अपॉन रूट टू। वी पीक कहिए या फिर से इसको शिखर मान कहिए या फिर उच्चतम मान कहिए, बात बराबर है। ठीक है, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है आरएमएस का ही मान पूछा है, आपके सामने बी पीक दे रखा है, एक कितना हो जाएगा, ये 311 बटा में ये कितना होगा 1.41, 1.41 इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, ये 220 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 220 हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 220। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 220 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसी संचरण की तुलना में डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव कम होता है या अधिक होता है। तो देखिए, जो आपका कोरोना है, कोरोना किस पे डिपेंड करता है भाई, कोरोना कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, और डिस्टेंस कितना रखा गया है दो तारों के बीच में उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो हमारा कोरोना है वो डीसी के केस में थोड़ा सा कम, एकदम जीरो तो नहीं होगा, एकदम जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसके फॉर्मूले में जो एक फैक्टर आता है f+25, तो यदि फ्रीक्वेंसी को हम लोग जीरो कर देंगे तो भी ये 25 वाला फैक्टर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोरोना है वो जीरो तो नहीं होगा डीसी के केस में, डीसी के केस में जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ कोरोना का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। एसी की तुलना में डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव कम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कई लोग ऐसा भी याद करके रखे हैं कि डीसी सप्लाई यदि दी जाएगी तो वहां पे कोई कोरोना का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोरोना का फॉर्मेशन तब भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। ठीक है, एसी की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है ना भाई, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरोना इफेक्ट इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन एज कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन लाइन इज, क्या होता है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना जो है एसी की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज एंड पावर फैक्टर इज। अच्छा देखिए, इसने बोला है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की यदि बात करेगा तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा सर्किट यदि रेजिस्टिव है, सर्किट रेजिस्टिव है तो उसमें जो करंट और वोल्टेज फ्लो होगा या जो करंट और वोल्टेज होगा वो दोनों के दोनों सेम फेज में होगा। किसमें होगा, सेम फेज में होगा। सेम फेज में होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें फेज डिफरेंस जीरो हो गया, इसमें फेज डिफरेंस जैसे ही जीरो हुआ तो अब यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर हो जाएगा यूनिटी। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि cos फाइव इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सॉरी cos जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, cos जीरो 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो जैसे ही इसमें फेज डिफरेंस जीरो हुआ तो इसका पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। और ये क्या बोला है, तो ये हाँ जीरो तो हो गया, ठीक है, इसमें बोला क्या है कि एक पूर्ण प्रतिरोध में धारा और वोल्टता दोनों सेम फेज में रहते हैं और शक्ति गुणांक जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कराइए, हाँ इन फेज एंड जीरो, समान फेज में चलते हैं तथा जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि रेजिस्टिव सर्किट में
रेजिस्टिव परिपथ में धारा तथा वोल्टेज समान फेज में होते हैं। धारा तथा वोल्टेज समान फेज में होते हैं एवं 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 शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर शक्ति गुणांक इकाई होता है। शक्ति गुणांक इकाई होता है। ठीक है, शक्ति गुणांक इकाई होता है। तो इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है कि डी ऑप्शन सही होगा ना कि सी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा ना कि सी। पावर फैक्टर जैसे ये 0 हुआ तो इसका मान 1 आ रहा है ना, तो पावर ये है ना हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगा। ठीक है, मैं 0 बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे इकाई होगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहेंगे, और जो हमारा पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होगा ना कि 0 होगा। हमने अभी 0 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी भाई। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डीसी करंट। हाँ, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी रहती है, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी हमारी 0 होती है, और एसी के केस में कितनी होती है भाई, एसी के केस में ये 50 होती है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि पीक फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज द रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू इट्स आरएमएस वैल्यू, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपसे बोला है। देखो मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। किसी प्रतिवर्ती धारा का पीक फैक्टर दे रखा है। पीक फैक्टर उसके उच्चतम मान एवं आरएमएस मान का अनुपात होता है। इसका मान आपसे बोला है। क्या दे दिया यार, पीक फैक्टर और उसके उच्चतम मान। यहाँ पे हिंदी कुछ मिस्टेक है क्या, एक मिनट रुक जाइए। Peak factor for an alternating current is the ratio of its maximum value to its RMS value. अच्छा, peak factor is equal to बोला है maximum value या फिर peak value कह सकते हैं, maximum value upon RMS value। अच्छा, पीक फैक्टर इसने बोला है भाई, पीक फैक्टर का यहाँ से एक फॉर्मूला भी इसने बता दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पीक फैक्टर का फॉर्मूला पता चल गया हमें। पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। अब बोला है कि इसका मान कितना आएगा, तो आप जानते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, सॉरी, इसको केवल आई नॉट लिख लो, इसको केवल आई नॉट लिख लो, ये आई नॉट हो गया। ठीक है, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, आरएमएस वैल्यू होती है आपकी आई नॉट अपॉन √2, आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये जो √2 है, √2 चला जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी √2। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में √2 नहीं दिया है, यहाँ बाय मिस्टेक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे √2 बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे √2 बना लीजिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, √2 आएगा। ये वैल्यू कितनी होगी भाई, इसका मान हो जाएगा √2। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट होती है, और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की √2 मतलब 1/√2 गुना होती है। 1/√2 हमने लिख दिया है। अब इसको काट देंगे, तो ये जो बटा में √2 है, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी। ठीक है, तो पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, पीक फैक्टर की वैल्यू आती है √2। शायद इससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग किए भी है, जिसका मान हमने सीधे सीधे लिख दिया था कि पीक फैक्टर का मान 1.41 होता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इंडक्टिव सर्किट व्हाट इज द वोल्टेज पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट। वोल्टेज की पोजीशन बतानी है किसके रेस्पेक्ट में भाई, करंट के रेस्पेक्ट में। वोल्टेज के सापेक्ष नहीं, प्रेरणा परिपथ में धारा होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, करंट का पोजीशन बताना है वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखिए कि देखिए, जब हमारी सर्किट कैसी हो, जब सर्किट हमारी इंडक्टिव हो, सर्किट हमारी कैसी हो, इंडक्टिव हो, तो उसमें जो है वोल्टेज वो लीड करता है, और करंट क्या करती है भाई, करंट लाइक करती है कितना, 90 डिग्री। ठीक है,
यहाँ पे नोट कर लीजिए, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स बाई leads to current by 90 डिग्री। कितना से भाई? 90 डिग्री से लीड करता है, ठीक है। और यदि मैं बात कर लूं कैपेसिटिव सर्किट के लिए, यदि मैं बात कर लूं यहीं पे कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तो कैपेसिटिव सर्किट, यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट में लिख लीजिए कि I लीड्स टू वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज हमारा पीछे रह जाता है और धारा आगे निकल जाती है, और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज कम रह जाता है और धारा आगे निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि धारा क्या रहती है भाई? धारा लैगिंग नेचर की होती है, धारा लैगिंग नेचर की होती है। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज लीड करता है और धारा लैग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसी चीज को हिंदी में लिखना हो तो यहाँ पे लिख लीजिए कि धारा पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि धारा अग्रगामी होती है, धारा अग्रगामी होती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपेडेंस फॉर्मूला फॉर ए रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव सर्किट? रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए आपको इंपेडेंस का फॉर्मूला बताना है। तो रेजिस्टिव सर्किट मान लीजिए कि आपके पास एक ये रेजिस्टेंस है और ये आपके पास इंडक्टर है, ठीक है। ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये आपके पास एक इंडक्टर है। तो इनका यदि जेड पूछ दे, इनका यदि पूछ दे कि इसका जेड कितना होगा, जेड, तो जेड कैसे निकालेंगे? जेड इसका निकालने के लिए, जेड को ही तो हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं यार, यही तो है हमारा इम्पीडेंस। तो जेड निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए? ये आर एल सर्किट के लिए। यदि हमारा सर्किट आरसी है तो, यदि हमारा सर्किट आरसी है तो, यदि हमारा सर्किट आरसी परिपथ का है तो उस समय जो हमारा इम्पीडेंस होगा वो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स सी परिपथ के लिए, एक्स सी परिपथ के लिए, ठीक है। कहीं कहीं पे ये माइनस भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन अक्सर हम लोग माइनस तब लेते हैं जब हमें दोनों एक साथ दिखाना हो। जब हमें दोनों एक साथ दिखाना हो, मतलब कि एक्सएल और एक्सी दोनों एक साथ दिखाना हो, तब हम लोग माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि अकेले केवल कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए प्लस ही आएगा, कैपेसिटर के लिए प्लस ही आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इंडक्टिव सर्किट के लिए और ये हो गया कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दिख रहा होगा आपको, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटिव, देखो हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक कैपेसिटिव के लिए और एक इंडक्टिव के लिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कितना होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, ये दोनों हमने लिखा था। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, जहां पे एल क्या है, जहां पे एल है आपका प्रेरकत्व, एल प्रेरकत्व है, और एफ क्या है भाई, एफ है आपका फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है मेरे भाई, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो इंडक्टिव के लिए हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया ये। एक्स सी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू में क्या बताया था, 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे जो सी है, सी क्या है भाई,
सी है धारिता, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ क्या है भाई, यही है हमारा फ्रीक्वेंसी, यही है हमारा फ्रीक्वेंसी। एक बात क्लियरली अब आप लोगों को दिख रही होगी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैं यदि एक टर्म ऐसा लिखना चाहूं तो ये भी आसानी से लिख सकता हूं, एक्स एल इक्वल टू एफ, एक्स एल इक्वल टू एफ यदि मैं लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और वही चीज यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एल इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एक्स एल इक्वल टू 1 अपॉन एफ। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। यहाँ पे जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब ये है कि जो हम जब यदि हम किसी सर्किट में, किसी कैपेसिटिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घटता जाएगा, उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके जस्ट विपरीत होगा किसमें, इंडक्टिव सर्किट में। यदि किसी इंडक्टिव सर्किट में हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी क्लियरली। तो देख लीजिए इसी से बस आपका ये मिलता जुलता है, इसका आंसर भी होगा फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होगा क्या, नहीं होगा, वो फ्रीक्वेंसी के अनुपाती इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, यस सर फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड ऑपरेंट पावर। रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पावर ट्रायंगल फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ठीक है, एक इंपीडेंस ट्रायंगल होता है और एक पावर ट्रायंगल होता है। एक इंपीडेंस ट्रायंगल होता है और एक आपके पास होता है पावर ट्रायंगल। ठीक है ना, देखो भाई इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक बार पहले आप लोग अपना बेसिक क्लियर करिए। यदि आपको बेसिक क्लियर रहेगा ना तो आप किसी भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी आसानी से टैकल कर पाएंगे, या क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक समझ आएगा कि हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, या ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है या किस दायरे का है, ये चीज भी आप डिसाइड कर पाओगे। तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग होते क्या है, बहुत जैसे जाते हैं ना पेपर देने तो अक्सर मैथ में भी वो लोग यही देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखे, फिर वो लोग कहेंगे कि कहीं ये समय और दूरी के चैप्टर का तो क्वेश्चन नहीं है। मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपके परसेंटेज से, फिर परसेंटेज चैप्टर का कोई क्वेश्चन है। अब जो पढ़ा ही नहीं है तो उसको क्या पता कि वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है। जब पढ़ा रहेगा तब तो, जब उसको बेसिक पता रहेगा तब तो वो डिसाइड कर पाएगा कि परसेंटेज का क्वेश्चन है कि रेशियो का है कि मिक्सचर का है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है कि जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी तो आप ये पता लगा पाओगे कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है या कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। बेसिक से है या इलेक्ट्रॉनिक से है या फिर ट्रांसमिशन लाइन से है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से है, कहाँ से है, ये चीज आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा। तो एक बार बेसिक देखने के लिए आप लोग थोड़ा ग्लोबल आईटीआई का प्लेटफॉर्म चेक कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पे बेसिक काफी अच्छे तरीके से आपको कराया गया है। यहाँ देख लीजिए, देखिए ये है आपका एक पावर ट्रायंगल जिसमें ये वैल्यू होती है थीटा। ठीक है, ये वैल्यू होती है थीटा और ये होता है आपका 90, ये होता है आपका 90। तो इसमें हमारा जो एक्टिव पावर है वो एक्टिव पावर इस वाले साइड में रहता है। ठीक है, ये है हमारा एक्टिव पावर का साइड, ये है एक्टिव पावर। ठीक है, और ये है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर को ही हम लोग ट्रू पावर भी कहते हैं, ये बात भी नोट कर लीजिए। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रू पावर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये है हमारा ऑपरेंट पावर, ये है हमारा ऑपरेंट पावर। ठीक है, बात समझ में आई। ऑपरेंट पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में लिख लो, इसको कहते हैं आभासी शक्ति, इसको कहते हैं आभासी शक्ति। ठीक है, ये होती है हमारी प्रतिघाती शक्ति, ये होती है हमारी प्रतिघाती शक्ति। ठीक,
और ये होती है हमारी वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। एक्टिव पावर, ट्रू पावर, या फिर इसी को कह सकते हैं आप लोग रियल पावर। ठीक है, इसका 3 नाम है, एक्टिव पावर, ट्रू पावर या रियल पावर। ये तीनों नाम एक्टिव पावर के ही है, ठीक, वास्तविक शक्ति के ही। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सर ने तो लिख दिया है भाई सबका नाम। एक्टिव पावर किसने किससे डिनोट किया है? एक्टिव पावर किसने डिनोट किया है? पी टी से डिनोट किया है, तो हमने पी टी यहाँ पे लिख दिया। वो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, हाँ मैं ये कलर ले लिया। एक्टिव पावर को इसने किससे, वास्तविक शक्ति को इसने किससे डिनोट कर दिया भाई? पीटी से, मतलब कि ट्रू पावर इसने नाम रखा है इसलिए पीटी लिख दिया। ठीक है सर। रिएक्टिव पावर को इसने पी आर से प्रदर्शित किया है, ये भी बात क्लियर हो गई। ऑपरेंट पावर को इसने पी ए से लिखा है। ऑपरेंट पावर से इसने किसको प्रदर्शित किया है? पी ए से प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पे आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा देना है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई करिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम क्या होता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय बताओ। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अरे यार हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय तो सब लोगों ने रटा होगा यार। तो अब देखो यहां से मैं लिख रहा हूं इसका मान। यहां से मैं लिखूं यदि पी ए स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? पी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका पी टी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पी टी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसमें मैच कराइए। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में एक ये तो है, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है और प्लस इधर स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इसी चीज को यदि मैं और थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहूं, इधर से स्क्वायर में हटाना चाहूं, तो क्या हो जाएगा? ये चीज हमारी स्क्वायर रूट में आ जाएगी ना। ये चीज जो है ये स्क्वायर रूट में आ जाएगी। जैसे ही मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट इधर चला आएगा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये ऑप्शन सी में क्लियरली जो वैल्यू यहाँ पे आई है वही वैल्यू यहाँ पे भी है ना। पी ए इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी ए इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ये ही है आपका पावर ट्रायंगल, या फिर यही है आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर में रिलेशन। बात समझ में आ गई होगी। ये है आपका, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये है आपका पावर ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा अब 2-3 बातें यहाँ पे और नोट कर लीजिए। मैं आपको एक ही साथ समराइज भी कर दे रहा हूँ भाई। देखो यहीं से आपको ये पता चलेगा कि बेसिक हमने किस हिसाब से आपको कराया है। ठीक है, एक जगह जब सारी चीजें आप समराइज कर लेते हो ना, तो वो एक बार आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर वो चीजें हमेशा तब याद आ जाती है जब भी आपको इनमें से कोई भी एक चीज दिख जाए या फिर इसमें से किसी एक चीज का नाम ले लिया जाए, तो वो चीजें तुरंत सारी चीजें एक साथ आपको रियलाइज हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ट्रायंगल तो बना दिया है, ट्रायंगल बना दिया है। अब ये आपको दिख रहा होगा रिएक्टिव पावर। तो मैं आपसे पूछ लूं कि सर रिएक्टिव पावर का यूनिट बताओ। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा? तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर का यूनिट भी लिख लो। रिएक्टिव पावर की यूनिट हो जाएगी आपका VAR। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? VAR। अच्छा, अब एक्टिव पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? तो एक्टिव पावर की यूनिट याद रखेंगे आप लोग हमेशा कि एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है भाई? एक्टिव पावर की यूनिट होती है आपकी वॉट। एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, ऑपरेंट पावर की यूनिट क्या होगी भाई? ऑपरेंट पावर की यूनिट होती है वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, या फिर VA, या फिर VA। ठीक, 3 तरह के आपको पावर भी दिख गए। तीनों पावर किस किस पे दिखाए जा रहे हैं ये भी बात आपने देख लिया क्लियरली, और तीनों का यूनिट क्या होता है ये भी चीज आपने एक ही जगह देख लिया। तो ये है आपका सिस्टमैटिक तरीका पढ़ने का। ठीक है ना, इस तरीके से जब आप लोग पढ़ाई करने लगेंगे तो आप चाहे जिस एग्जाम में बैठिए वो एग्जाम आपका क्वालिफाई होना, ये आपका, ये हमारा आपसे चैलेंज रहा। ठीक है, चले
देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? ये तो सबको रटा होगा कि टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और एक बात और याद रख ली, याद रखिए यहाँ पे कि टंगस्टन को किससे हम लोग प्रेजेंट करते हैं भाई? टंगस्टन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, टंगस्टन को आवर्त सारणी में किससे रिप्रेजेंट किया गया है? W से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और ये टंगस्टन आवर्त सारणी का ऐसा तत्व है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है, जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। तो जनरली हम लोग बल्ब में ऐसा ही एलिमेंट लेते हैं जिसका गलनांक उच्च हो। गलनांक उच्च रहेगा तभी तो आप लोग देखते हो कि जैसे आपका जो ये सूर्या वाला बल्ब 10 वाट जो 100 वाट वाला बल्ब होता है, वो बल्ब जलता है तो उसके आसपास में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होती है तो यदि मान लीजिए कि कम गलनांक का एलिमेंट हमने यूज कर लिया तो वो एलिमेंट जल्दी से गल जाएगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो इस वजह से हम लोग ऐसा ही एलिमेंट बनाते हैं, ऐसे मेटेरियल का एलिमेंट बनाते हैं जिसका गलनांक उच्च हो, ठीक है ना। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज? डोमेस्टिक सप्लाई में अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इंडिया में आपका 50 हर्ट्ज ही होता है, और हम लोग रहते भी इंडिया में ही है तो हम लोग इंडिया की ही बात करेंगे। ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एकदम सही हो जाएगी, ठीक है। अमेरिका में ये जो 50 हर्ट्ज इंडिया में यूज हो रहा है, यही चीज अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है। ये किसके लिए है भाई? ये है आपका अमेरिका के लिए, ठीक है। आप अमेरिका में तो नहीं रहते हो, इंडिया में रहते हो ना। इंडिया में रहते हो तो ये 50 हर्ट्ज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक प्रतिरोधक में से प्रवाहित की जाती है, में से धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सी विद्युत शक्ति उष्मा में परिवर्तित होती है? अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला है कि एक आपके पास रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है आपके पास, एक आपके पास रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से मान लीजिए कि कोई एक करंट फ्लो हमने कराया, यहाँ पे हमने एक कोई करंट फ्लो कराया, ठीक है। यदि हमने कोई एक करंट फ्लो कराया तो अब बोला है कि यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी, जो उष्मा उत्पन्न होगी, वह उष्मा कौन सी होगी? जो उष्मा उत्पन्न होगी उसका नाम, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा भाई? उसी का नाम होगा वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति या फिर एक्टिव पावर, या फिर उसी को हम लोग कह सकते हैं रियल पावर। उसी को क्या कह सकते हैं? रियल पावर भी उसी को कह सकते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी ड्रॉप होता है वो क्या होता है भाई? आई स्क्वायर इंटू आर होता है। आई स्क्वायर इंटू आर एनर्जी यहाँ पे ड्रॉप होती है। आई स्क्वायर इंटू आर की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट आप सभी को पता है कि इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट। और जैसे ही आपको ये पता चला कि सर इसकी यूनिट वॉट है, इसकी यूनिट वॉट है, तो आपने वहां पे देखा था पिछले क्वेश्चन में कि वॉट के सामने कौन सा वॉट किसका मात्रक था? वॉट मात्रक था आपका रियल पावर का। रियल पावर का यदि मात्रक था तो यहाँ पे जो शक्ति ड्रॉप होगी वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी वास्तविक शक्ति, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये सबसे डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये अरबी सिकंदराबाद का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे तो पहले प्रोसेस समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके सामने दिया कैसे है। एबीसी, एबीसी यहाँ पे भी दिया है, एबीसी यहाँ पे भी दिया है। कई लोगों को ये क्वेश्चन समझने में ही तकलीफ होती है कि सर ये क्वेश्चन दिया क्या है और पूछा क्या है, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प देखना है इसमें से। विकल्प कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे तीन चीज दिया है, ओम का नियम, न्यूटन का नियम और आइंस्टीन का नियम। तीनों के सामने कुछ कुछ वैल्यू रखा है। अब आपको ये बताना है कि ये जो इसके सामने लिखा हुआ है, इसके सामने जो लिखा हुआ है वो मिलान कराना है इनका। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मिलान कराना है। तो जो मिलान कराया गया है ऑप्शन बना के
उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये चीज आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसने तो यहाँ पे यहां तक इसका क्वेश्चन ही है, यहां तक इसका क्वेश्चन है, ना कि क्वेश्चन यहां तक है, ये क्वेश्चन यहां तक है और बाकी आपके सामने ऑप्शन ये है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये एबीसी लिख दिया गया है और इनका मिलान कराया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पहले समझ में आया, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे पहले। अब क्वेश्चन समझ गए तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा ओम का नियम है, ओम का नियम क्या होता है भैया, ओम का नियम आप सभी को पता होगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम किससे मैच कराएंगे हम लोग, ओम के नियम को हम लोग इससे मैच करा देंगे, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम क्या होता है यार, न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम थे, उसने 3 नियम दिया था, तो तीनों में से कोई एक यहाँ पे दिया है क्या, यस, F इक्वल टू एम ए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम है, दूसरा नियम हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। फिर आइंस्टीन का नियम, आइंस्टीन का नियम कौन सा है, आइंस्टीन का नियम है हमारा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका सही करेक्ट, ये इसका करेक्ट मिलान है, ये इसका करेक्ट मिलान है। तो हमने किसको किससे मिलाया है, हमने मिलाया है ए को 2 से, ए को 2 से मिलाया है, ठीक है। बी को किससे मिलाया है, बी को हमने मिलाया है 1 से, बी को हमने मिलाया है 1 से, और सी को किससे मिलाया है भाई, सी को हमने 3 से मिलाया है। तो ये जो विकल्प होगा या ये जो सम्मेलन सम्मेलन दिया होगा या इस तरीके से जो मैचिंग कराया होगा वो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो देखिए ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए का दूसरा, बी का पहला, ठीक है, और सी का तीसरा, यस, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि क्वेश्चन आपसे बोला क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। हर बार आप केवल आंसर एक लाइन वाला खोजते हो, यदि एक लाइन वाला आंसर नहीं मिला तो तुरंत आप आगे बढ़ते हो, भाई आगे ना बढ़िए, देखिए ये कितना हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा। भाई ओम का नियम सबको पता है, आइंस्टीन का नियम भी सबको पता है, न्यूटन का भी नियम सबको पता है, बस किया क्या है, थोड़ा सा इसने लेंदी कर दिया है, क्वेश्चन को लेंदी किया, तो एक आपके माइंड में ऐसा साइकोलॉजी बना रहता है कि क्वेश्चन बड़ा है, छोड़ो यार, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये नहीं करना है भाई, हर क्वेश्चन को छोड़ते जाओगे तो कब तक आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन को छोड़ोगे तो वैकेंसी आपको छोड़ देगी, भर्ती आपको छोड़ देगी कि तुम भी बाहर जाओ, तो ये नहीं करना है। चलो, हाउ मच करंट विल फ्लो इन 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब, एक आपके पास बल्ब कितने का है, हमारे पास बल्ब है 220 वोल्ट का, बल्ब कितने का है 220 वोल्ट का, ठीक है सर, और कितने पावर का है भाई 100 वॉट का है, 100 वॉट का है। इसने बोला है कि इसमें बहने वाली धारा का मान बताना है, इसमें बहने वाली धारा का मान बताना है, तो आप सभी को पता होगा P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू दे रखा है 100, वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है 220, आई की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, आई इक्वल टू हो जाएगा 100 बटा में 220, 100 बटा में 220 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 बटा 22 के यहाँ पे कर लूँ मैं, 10 बटा 22 को और मिनिमाइज कर लीजिए, यहाँ पे 5 बटा 11 हो जाएगा, 5 बटा 11, देखिए कहीं पे आंसर है क्या, 5 बटा 11 या सी। देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग वाला आपको आंसर दिया हुआ है, 11 बटा 5, जैसे भी थोड़ा सा आप लोग ऊपर नीचे करेंगे तुरंत ये वैल्यू बदलेगी और ऑप्शन बी करके आप लोग निकल जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन भी किया करिए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है कि हाउ मच मंथली एनर्जी कंज्यूम्ड एट यूज ऑफ 100 वॉट बल्ब 8 आवर डेली, अच्छा 10 बल्ब हैं, 10 बल्ब 100 वाट के हैं और ये 8 घंटा रोज जलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे वॉट इक्वल टू क्या होता है भाई, यूनिट इक्वल टू होता है आपका वाट गुणे दिन गुणे घंटा बटा में 1000, बटा में 1000। वॉट कितना दे रखा है यहाँ पे
चलिए मैं सीधे सीधे वैल्यू इनपुट कर दे रहा हूँ। व्हाट दे रखा है आपको 100, दिन कितना दे रखा है भाई, दिन इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, दिन नहीं दिया है तो एक मैं मान लूंगा। नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं भाई, नंबर ऑफ बल्ब 10 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, घंटा, मतलब आवर, कितने समय तक ये जल रहे हैं, 8 घंटे तक जल रहे हैं, ठीक है। और बटा में कर दीजिए यहाँ पे 1000, बटा में कर देना है आपको 1000। अब इसको कट कर दीजिए, इसको कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 वॉट 8 आवर, ठीक है। यहां से आपकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, वैल्यू आ जाएगी आपकी, अरे रुको रुको रुको, एक महीने बोला है ना, तो आपको समय तो दिया ही है, मंथली, मंथली बोला है ना, तो आपको दिन कितना है भाई, कितना दिन है, 30 दिन है, 30 दिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचा यहाँ पे बचा 8 गुणे 30, 8 गुणे 30 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 240 यूनिट, 240 यूनिट, 240 यूनिट, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई इसने मंथली जैसे ही लिख दिया, मंथ लिखा तो इसका मतलब कि दिन डिसाइड कर दिया कितने दिन तक, 30 दिन तक, 30 दिन तक 10 बल्ब लगातार 8 घंटे जल रहे हैं, 10 बल्ब कितने वॉट के हैं, 100 वॉट के हैं, 10 बल्ब कितने वॉट के हैं भाई, 100 वॉट के हैं। तो हमने फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट किया और तुरंत आंसर निकल आया इसका 240 यूनिट, ठीक है, 240 यूनिट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि 5 मिनट तक प्रवाहित 2 एम्पियर की धारा 4.2 ओम प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा पैदा करेगी। तो यहां से पहले तो नोट करो कि आपके पास गिवन क्या क्या है, टी इक्वल टू कितना दे रखा है, टी इक्वल टू दे रखा है आपको 5 मिनट, ठीक है सर, 5 मिनट लिख लिया हमने। और क्या दे रखा है, आई, आई कितना दे रखा है भाई, 2 एम्पियर, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है आर, आर इक्वल टू 4.2 ओम। आपके पास करंट की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है और समय का वैल्यू है, तीन वैल्यू है आपके पास। अब आपको निकालना है पावर, कितना हीट जनरेट हुआ है, ये फॉर्मूला निकालना, ये वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर करिए, दो का स्क्वायर, आर की वैल्यू 4.2 दे रखा है और टी की वैल्यू दे रखा है 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 20, 20 गुणे कितना हो जाएगा, ये 4.2, 20 गुणे 4.2। तो अब यहाँ से ये जीरो इसको हटा देगा तो 2 गुणे में 42 लिख दो यहाँ, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि हो जाएगा आपका 84 जूल, ये हो जाएगा आपका 84 जूल, ठीक है, 84 जूल। लो अब 84 जूल दिया ही नहीं है, अब 84 जूल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 84 जूल को हम लोग क्या करेंगे, 84 जूल को हम लोग चेंज कर लेंगे कैलोरी में, कैलोरी में चेंज करिए इसको, कैलोरी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आंसर, कैलोरी में चेंज करिए इसको भाई, यहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ छूटा है, क्या छूटा है, 5 मिनट है ना, हमको समय में समय किस में चाहिए भाई, सेकंड में चाहिए, तो इसमें 60 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 60 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुणे 60 कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 120, 120 गुणे 42, चलिए यहाँ पे 120 गुणे 42 करिए, 120 में 42 का मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो गया ये, ठीक है। देखो भाई ये 5 मिनट है तो इसको 5 गुणे 60 कर लो, 5 गुणे 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमें जो समय का मान रखना है वो सेकेंड में रखना होता है यहाँ पे, ठीक है। 2 0 0, 2 दूनी का 4, 2 और ये 2 4 0 0, 4 दूनी का 8 और 4 एकम 4, ठीक है सर, ये हो गया आपका 4 और ये 4 2 8 2 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 5040 हो गया ना। और 5040 में डिवाइड कितने का लगा देंगे आप लोग, 5040 में डिवाइड लगा देंगे 4.18 का, तो ये लगा के देख लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू मैं कैलकुलेटर से निकाल ले रहा हूँ।
50 40 डिवाइड बाई 4.18, ये आ जा रहा है आपका 1200 कैलोरी। 1200 कैलोरी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, 1200 कैलोरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो ये 5040 आया है, ये किस में आया है? ये आया है आपका जूल में। ये किस में आया है मेरे भाई? ये मात्रक है जूल। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? जूल। लेकिन आंसर जूल में दिया ही नहीं है। आंसर किस में दिया है? आंसर दिया है आपका कैलोरी में। तो आप जानते हो कि 4.18 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.18 कैलोरी इक्वल टू 1 जूल होता है ना। 4.18 कैलोरी इक्वल टू 1 जूल होता है। तो आपको ये वैल्यू यदि जूल में निकालना है तो क्या करेंगे? 4.18 का डिवाइड लगा देंगे। कैलोरी में निकालना है तो 4.18 का डिवाइड लगा देंगे तो आंसर आपका निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एसी परिपथ में के डब्ल्यू अपॉन केवीए का अनुपात निरूपित करता है। के डब्ल्यू अपॉन केवीए, के डब्ल्यू अपॉन केवीए। ठीक है, तो आपने cos फाई का फॉर्मूला पढ़ा था, के डब्ल्यू अपॉन के वी ए। cos फाई का फॉर्मूला यही तो पढ़ा था, के डब्ल्यू अपॉन के वी ए। या फिर आपने cos फाई का फॉर्मूला पढ़ा था आर अपॉन जेड। या फिर एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, अपॉन आभासी शक्ति। ठीक है ना। ये सभी किसके फॉर्मूले है भाई? ये सभी के सभी फॉर्मूले हैं आपके पावर फैक्टर के, शक्ति गुणांक के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पावर फैक्टर। ये किसको निरूपित करता है? के डब्ल्यू अपॉन के वी ए। किसको निरूपित करेगा भाई? ये निरूपित करेगा पावर फैक्टर को। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग कि कृषि प्रत्यावर्ती ईएमएफ का समीकरण आपके सामने दे रखा है। अब देखिए आपके सामने एक समीकरण दे रखा है। मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे v इक्वल टू कितना दिया है भाई? 200 साइन 628t दे रखा है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी का मान। अब कई लोगों की परेशानी ये हो गई कि सर इसमें फ्रीक्वेंसी हम निकालें कैसे? कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे? तो इसको जो आपके पास स्टैंडर्ड इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होता है उससे पहले तुलना करिए। स्टैंडर्ड इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है स्टैंडर्ड आपका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें v नॉट की वैल्यू कितना है भाई? यहाँ पे v नॉट की वैल्यू कितना दिया है इस क्वेश्चन में? 200, 200, 220 नहीं है, 200 है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सीधे सीधे इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये वैल्यू सीधे सीधे इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है 628 को। तो यहाँ पे ओमेगा कितना है? ओमेगा दे रखा है 628। बात समझ में आ गई होगी। आपको यदि ओमेगा पता चल गया तो क्या आप फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल लोगे? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब आपको क्या करना है? अब आपको बस ये लगा देना है 2 पाई एफ। बस 2 पाई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 628। 2 पाई एफ इक्वल टू 628। आप जानते हो कि इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। और ये 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका 628। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.28 होगा ना। 6.28 होगा तो इसका मतलब ये है कि ये 100 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई आपकी 100 हर्ट्ज। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई आपकी 100 हर्ट्ज। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा होगा आपको। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, जब भी ऐसा इक्वेशन दे तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप स्टैंडर्ड इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखिए। ये है आपका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। ठीक है, तात्क्षणिक समीकरण, इसको क्या कहते हैं? तात्क्षणिक समीकरण। तो सबसे पहले आप तात्क्षणिक समीकरण लिख लीजिए। तात्क्षणिक समीकरण लिख के इसके बाद इनके वैल्यू को तुलना करिए। तुलना करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो मान होता है इसको हम लोग कहते हैं शिखर मान। ये कौन सा मान होता है? ये होता है हमारा शिखर मान। ये जो होता है ये ओमेगा का वैल्यू होता है और यहाँ पे जो दिया रहता है वो दिया रहता है टी। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कि यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज में फेज 90 डिग्री के बराबर है तो पावर क्या होगा। इसने बोला है कि एंगल कितना दे रखा है, मतलब सीधे सीधे इसने दे रखा है cos फाई, चलो cos फाई नहीं फाई निकालो, फाई कितना दे रखा है 90 डिग्री, फाई दे रखा है आपका 90 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि पावर किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये सभी को पता होगा वी आई कॉस फाई। P इक्वल टू अब यहाँ से कितना हो जाएगा वी आई, अब ये इसको मैं लिख दूं cos 90, cos 90 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से ये मान कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा आपका सीधे सीधी वी आई इंटू जीरो, cos 90 की वैल्यू जीरो, cos 90 की वैल्यू यदि जीरो हो गई तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका जीरो। तब हमारा पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा शून्य, कितना शून्य, ठीक है। तो जब वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय जो हमारी पावर की वैल्यू होगी वो सीधे सीधी जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि इन आरएल सीरीज सर्किट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ईच विल 4 ओम, दोनों की वैल्यू इसने दे रखा है 4 ओम, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ करंट इन दिस सर्किट, तो करंट की पोजीशन आपको बतानी है। आपके सामने देखिए अब यहाँ पे करंट का मान नहीं पूछा है कि करंट का मान क्या है वो नहीं पूछा है, करंट का स्टेटस पूछा है कि करंट कितना डिग्री लैग करे, कितना डिग्री लीड करेगी वोल्टेज से, ये चीज आपसे पूछा है, ठीक है ना। स्टेटस के बारे में बात किया है ना। देखो हिंदी में लिखा है कि एक आरएल श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिघात में से प्रत्येक 4 ओम है, इस परिपथ में विद्युत धारा होगी, इस परिपथ में विद्युत धारा होगी, ये चीज आपसे पूछा है। देखिए आप लोग जानते हो, आप लोगों को पता होगा कि यदि हम सीरीज आरएल सर्किट की बात करें, सीरीज आरएल सर्किट में, सीरीज आरएल परिपथ में जो हमारा cos फाई है, cos फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, cos फाई इक्वल टू हो जाता है एक्सएल अपॉन आर, cos फाई इक्वल टू क्या हो जाता है भाई एक्सएल अपॉन आर सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखा है, एक्सएल की वैल्यू दे रखा है 4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 दे रखा है। यहाँ से cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा आपका 1, cos फाई सॉरी ये cos फाई नहीं है यार, cos फाई तो हम लोग जानते हैं cos फाई कितना हमेशा r अपॉन जेड होता है ना, cos फाई हमेशा r अपॉन जेड होता है मेरे भाई, r एक्सएल अपॉन r नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले निकाल रहा हूँ क्या tan फाई, ठीक है। tan फाई इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन r, ठीक है। एक्सएल अपॉन r होता है tan फाई की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू तो ये हो गई, तो यहाँ से tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सएल की वैल्यू दे रखा है, देखिए यहाँ पे रिएक्टेंस मतलब एक्सएल का मान दे रखा है 4 और आर का भी मान दे रखा है 4। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेन का, ठीक है। तो टेन इक्वल टू हो जाता है आपका एक्सएल अपॉन आर, यहाँ से एक्सएल अपॉन आर हमने करके निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, टेन फाई इक्वल टू आया 1, टेन फाई इक्वल टू यदि 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा tan फाई है वो tan फाई किसके बराबर हो गया भाई, ये tan 45 के बराबर हो गया, tan 45 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फाई है वो फाई कितना हो गया, फाई हो गया 45, फाई की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो हमारी करंट होगी वो करंट 45 डिग्री लैग करेगी वोल्टेज से, 45 डिग्री लैग करेगी वोल्टेज से। लैग क्यों करेगी, क्योंकि जो हमारा सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट है। कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। तो ऑप्शन मैच कराइए, वोल्टेज से 60 डिग्री लैग लीड करेगी, नहीं वोल्टेज से 45 डिग्री अधिक है, वोल्टेज से 60 डिग्री कम है, वोल्टेज से 45 डिग्री कम है, यस वोल्टेज से 45 डिग्री कम है करंट का मान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे करंट लैग करती है ना, करंट पीछे रहती है वोल्टेज आगे रहता है, तो इसको इस टर्म में भी कह सकते हैं कि वोल्टेज से 45 डिग्री कम रहेगा, ठीक है ना। देखिए
आरएल सर्किट के लिए यदि 10 हमें फाई का मान निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और आरसी सर्किट के लिए हमें यदि फाई का मान निकालना है तो फाई का मान वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, tan फाई इक्वल टू एक्स अपॉन आर कर देते हैं, ठीक है ना, एक्स अपॉन आर। इसके लिए आरसी सर्किट के लिए, आरएल सर्किट के लिए एक्सएल अपॉन आर करके निकाल लेते हैं। बाकी कॉस फाई की वैल्यू तो हमेशा वही रहती है, आर अपॉन जेड ही रहती है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब।